तो स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन नंबर 3 में। आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड सेशन, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज़ पढ़े, जो भी पैरेलल होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं और कोइंसिडेंट होते हैं, उनके बारे में क्या डिस्कशंस होगा या उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आज हम लोग डील करेंगे। सो वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। माई सेल्फ देवाशीष, योर मैथ्स एजुकेटर, इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू द प्रैक्टिस सेशन फॉर टुडेज क्लास। सो लेट्स बिगिन द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हम लोग जो रेशियोज लेते थे A1 A2 B1 B2 और C1 C2, उनको कंपेयर करके हम लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस किस तरह के होते हैं, मतलब ये पैरेलल होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं या इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास जो ये गिवन लाइन है, उसमें अगर हम लोग A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 लिखने का प्रयास करें तो हमें क्या दिखेगा कि हम ये दोनों सबको लिखने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते थे? x के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, उनको हम कहते थे A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो उसको हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपेयर मार लेते हैं लाइन से। जैसे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 और नीचे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 7। फिर नेक्स्ट वाले में y का कोएफिशिएंट क्या है? फर्स्ट वाले लाइन में -4 और नीचे वाले लाइन में y का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। थर्ड को आ जाते हैं। थर्ड में हमें क्या दिखेगा? कांस्टेंट टर्म 8 है और नीचे वाले में कांस्टेंट टर्म हमारे पास -9 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि A1 by A2 यहां पर B1 by B2 या C1 by C2 किसी के भी बराबर है? क्या हमें ये पता चल रहा है कि 5/7 -4/6 और 8/9 क्या ये तीनों कभी बराबर बैठ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों बराबर नहीं बैठ रहे हैं। सो नॉट इक्वल्स टू का साइन लगेगा और नॉट इक्वल्स टू का साइन आते ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये किस तरह के होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। तो हमारा सबसे पहला का आंसर क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इस वे में हम लोग किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 और इसके बाद हमारे पास इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 उस तरफ हमारे पास 0 है। अब हम इसका भी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी लोग यहां पर अपने अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे होने से पहले आप लोग के नोट डाउन हो जाने चाहिए। A1 by A2 कितना बनेगा? 9/18। B1 by B2 कितना बनेगा? 3/6 और C1 by C2 कितना बनेगा? 12/24। सर ये सारे नंबर्स तो 12 से या उसी के फैक्टर आ रहे हैं। 3 का डबल आ रहा है, 9 का भी डबल आ रहा है और 12 का भी डबल आ रहा है। मतलब सारे नंबर्स एक दूसरे के डबल आ रहे हैं। तो हम लोग सबको जब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमें 1/2 टाइप का देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 तीनों क्या है? इक्वल है। और तीनों किसके इक्वल हैं? 1/2 के। ये जो 1/2 आ रहा है ना, वो तीनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो हमारे पास किस टाइप के लाइंस मिलते हैं? तो हमें देखने को मिलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्योंकि तीनों रेशियोज का इक्वल होना मतलब किस टाइप के लाइंस का मौजूदगी? यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस का। तो अगर इस इक्वेशन का आंसर लिखा जाए तो हम लोग कौन से टाइप के लाइंस मिलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे। हमें यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस को देखना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 और इसके पीछे हमारे पास 2x माइनस y प्लस 9। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपल क्या करेंगे? इसमें भी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सबसे पहले A1 by A2 कर लेते हैं। तो वो हमें मिलेगा कितना? 6/2। फिर हम लोग B1 by B2 कर लेते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा? -3/-1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहां नेगेटिव है। और C1 by C2 कितना मिलेगा हमें? 10/9। तो हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है ये रेशियो 3 आ रहा है, ये रेशियो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब यहां ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो इक्वल है। मतलब A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल तो है,
लेकिन क्या वो तीसरे गिवन रेशियो मतलब 10/9 के इक्वल है? 10/9 के वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है कि पहले दो रेशियोज इक्वल हैं बट लास्ट का जो रेशियो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये किस लाइंस को डिनोट करेगा? पैरेलल लाइंस को डिनोट करेगा। मतलब कि इन दोनों का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो हमें किस नेचर ऑफ लाइंस मिलेंगे? पैरेलल लाइंस मिलेंगे। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करके हम लोग किसी भी दिए हुए इक्वेशन का नेचर बता सकते हैं कि वो पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगा। तो इस वे में हम लोग किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है? So our next question is that we need to compare the ratios a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इन तीनों को कंपेयर करके हमें यह बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आप लोग को ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हम लोग कब कहते हैं, उसको हम लोग अभी साथ साथ देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ उसके साथ साथ 2x - 3y = 7। हमें इन दोनों के बारे में बताना है कि ये दोनों कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यहां किस तरह से फिक्स बैठता है? देखो a1/a2 तो सिंपल 3/2 है, b1/b2 यहां पर क्या है? 2/-3 है, और c1/c2 यहां क्या बन रहा है? ये -5, ये -7, तो ये माइनस से माइनस ऑलरेडी कट जाता। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास तीनों में से कोई भी दो गिवन रेशियोज, कोई भी दो, ना वो a1 a2 हो सकते हैं, वो v1 v2 हो सकते हैं, कोई भी दो गिवन रेशियोज हमारे पास इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन होगा, अगर इस लाइन की बात करूं तो यहां a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये जो लाइंस हमें देंगे वो किस तरह के होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और जब भी हमारे पास कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लाइन ऐसा चला गया और ये लाइन ऐसा चला गया, तो ये जो होता है उसका क्या होता है? सोल्यूशन होता है। ये उसका क्या होता है? सोल्यूशन पॉइंट होता है। और जिस भी चीज को सोल्यूशन पॉइंट कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। सो इन केस हम लोग के पास यहां पर क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग क्या होगा? कंसिस्टेंट। पहला का आंसर क्या आएगा? दैट दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हम लोग सी से मार्क कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा? कंसिस्टेंट है। इसका एक कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यूनिक कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। सो नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या बन रहा है? सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 3y = 8। और फिर उसके बाद इक्वेशन है 4x - 6y = 9। सर ये भी तो डबल है। ये तो साफ साफ हमें शक्ल से ही दिख रहा है कि 2x 4y 3 का 6। उसी तरह से यहां पर 8 का 9 लेकिन नहीं बैठ रहा सर, 8 का डबल नहीं बैठ रहा है, बाकी सबके डबल्स हैं। तो इसको भी नेचर में अगर हम लोग तुरंत प्लॉट करने की कोशिश करें तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि a1/a2 कितना आएगा? 2/4। फिर b1/b2 कितना आएगा? -3/-6। और c1/c2 कितना आएगा यहां पर हमारे पास? -8/-9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होके 8/9 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशियो 1/2 बैठ रहा है, और ये भी रेशियो हमारे पास कितना बैठ रहा है? 1/2 के इक्वल। इसका मतलब यहां पर हमारे पास केस कुछ ऐसा है कि a1/a2 और b1/b2 क्या है? इक्वल है। वो दोनों रेशियोज इक्वल हैं, बट c1/c2 वाला रेशियो नहीं इक्वल है। तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे लिए क्या होता है? दो हमारे पास गिवन इक्वल है, तीसरा हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सो इस केस में हमारे पास क्या मिलेंगे? पैरेलल लाइंस मिलेंगे। और अगर वो लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे नेचर में, मतलब उनका कोई भी क्या मिलन होगा? कभी आगे वो मिलेंगे, कभी पीछे वो मिलेंगे, वो लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल लाइंस किस टाइप के होते हैं? इनकंसिस्टेंट। यहां हम कह सकते हैं ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। मतलब कि ये लोग दोनों का कोई सॉल्यूशन कभी नहीं हमें मिलेगा। तो इस वे में हम लोग का सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड क्वेश्चन है इनकंसिस्टेंट। IC से मार्क कर देते हैं, इनकंसिस्टेंट। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन टू गो।
तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 3/2x प्लस 5/3y। अब यहाँ फ्रैक्शंस आ गए, तो फ्रैक्शंस को हम लोग डील कैसे करेंगे देखना। हमारे पास पहला इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है अक्सर बच्चों को, सर फ्रैक्शन में हम लोग a1 a2 को तो ला नहीं सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन का हम लोग को ऑपरेशन करना नहीं आता है। तो अगर फ्रैक्शन तुम्हें ऑपरेट करना नहीं आता है तो तुम उस सबका एलसीएम लेकर के साइड कर दो, उसको क्या करो, एलएचएस में फेंक दो या आरएचएस में फेंक दो। उससे क्या होगा, एलसीएम लेने पे सब सेम नंबर्स आ जाएंगे। तो उसको हम लोग यहां प्रोसीड करते हैं, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। सो इस इक्वेशन का एलसीएम लेते ही हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, 2 3 का एलसीएम 6 और फिर इस तरफ 7 हमारे पास मौजूद रहेगा। 2 3 जा तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, और फिर 3 2 जा तो 5 2 जा 10y हो जाएगा। तो सभी बोलो यहां 6 7 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 9x अपॉन 10y इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, आंसर आ जाएगा 42। तो अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये है 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42 है, और एक हमारे पास क्या है यहां पर 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14 है। ये हमारे लिए दो न्यू क्वेश्चंस हो गए, मतलब हमने क्या किया, लाइन 1 को मॉडिफाई करके इजी कर लिया। अब उसको हम लोग a1 a2 कर लेते हैं। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि a1 बाई a2 कितना बनेगा हमारे पास, 9/9। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग b1 बाई b2 को चेक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 10/-10। ध्यान देना यहां 10/-10 है। और c1 बाई c2 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो c1 बाई c2 क्या बनेगा, 42/14। इस तरफ लाने का कोई फायदा वैसे है नहीं, माइनस से माइनस वैसे भी कट जाता। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 3, यहां पर हमें क्या मिलेगा, -1, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, +1। क्या +1 -1 3, इन तीनों में कोई भी हमें इक्वल नंबर्स मिल रहा है? हमें तो कोई भी इक्वल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं सर। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। तो हम लोग क्लियरली यहां क्या लिख सकते हैं, दैट a1 बाई a2 is not equals to b1 by b2 and is not equals to c1 by c2. So what will these lines represent? ये किस लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। और इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। हम लोग सीधा बोलेंगे ये क्या है, कंसिस्टेंट है। So what is the third answer to our question? हमारा थर्ड आंसर है कंसिस्टेंट। हमारे पास थर्ड आंसर कंसिस्टेंट है। ये भी क्या हुआ है, कंसिस्टेंट लाइंस हुए। अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी में थोड़े से स्पीड के साथ चलने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर हम लोग देखा देखी क्या बता सकते हैं कि सर इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, एकदम बिना देखे हम लोग a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बिना देखे बता सकते हैं। सिंपल सोचो, 5 में यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 2। क्या 3 में भी 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है? चेक करो, 3 में भी 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है? नहीं, यहां -3 है। अगर -3 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो -6 आना चाहिए। तो यहां पर पहला ही रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि इन दोनों का रेशियो तो 2 आएगा, इन दोनों का रेशियो -2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग इस टाइप का चीज देख ली कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज कंसिस्टेंट। और अगर किसी को ये मेथड नहीं समझ में आता है कि हम लोग 3 से 6 कैसे किए, तो हम लोग उसके लिए सिंपल मेथड से भी जा सकते हैं। लाइक सिंपल मेथड से हम लोग कैसे जाते हैं, सिंपल मेथड से भी देख लेते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 है। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन रहा था, -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहां क्या देखने को मिलेगा कि a1 बाई a2 यहां पर क्या बन रहा है, a1 बाई a2 5/-10 बन रहा है, फिर 5/-10 बन रहा है, फिर b1 बाई b2 क्या बन रहा है हमारे पास, b1 बाई b2 -3/6 बन रहा है, फिर c1 बाई c2 क्या बन रहा है हमारे पास, इन दोनों को यहीं से कंपेयर कर लो डायरेक्ट, 11/-22 बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, 5/10 -1/2 आ रहा है, यहां पर भी -1/2 आ रहा है, और यहां पर भी -1/2 आ रहा है। अच्छा, लगता है मैंने यहां पर माइनस मिस कर दिया था। हाँ, यहां पर एक्चुअली क्या है, ये 5 का यहां ये 10 है ना, तो ये -2 ही होगा। सॉरी, यहां पर -10 होना चाहिए था, यहां पर -2 होगा।
तभी जाके ये -10 लाएगा। तो इससे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 5 में कितना करेंगे तो -10 आएगा, हमारे पास -2 आ रहा है, और -3 में कितना करने पे 6 आ रहा है, -2 आ रहा है। यहां पर भी सब कुछ सही है, और 11 में करने पे भी हमें कितना दिखाई दे रहा है, -2 का मल्टीप्लीकेशन। और यहां पर भी देखोगे तो वही रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है, -1/2 -1/2 -1/2। वहां 2 क्यों आ रहा है, मैं उसको उस सेकंड लाइन से कंपेयर कर रहा हूं, इसीलिए आ रहा है। सो यहां से भी हम लोग को पता चल सकता है दैट विच ऑफ द गिवन रेशियोज इज क्लियर। बस क्या याद रखना है, ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, जैसे अभी गलती हुआ था उसको दोबारा मत करना। सो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के क्या है, इक्वल है, और c1/c2 के भी क्या है, इक्वल है। यहां पर तीनों कैसे रेशियोज हैं, तीनों हमारे इक्वल रेशियोज है, और तीनों इक्वल रेशियोज हैं, इसका मतलब जो लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इतने सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ये काफी कंसिस्टेंट टाइप के इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। सो वी हैव आवर फोर्थ क्वेश्चन डील्ड विद दिस। नाउ वी हैव टू गो विद आवर फिफ्थ क्वेश्चन। हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो किस टाइप का बन रहा है, हमारे पास जो इस टाइप का है, अब इसको डील करते हैं। ये फिर से एक फ्रैक्शन आ गया, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, और हमारे पास जो इधर वाले में है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। याद रखना ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं सभी इक्वेशंस का। तो सबसे पहले इक्वेशंस का एलसीएम लेते ही यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 जा तो 4x, फिर 1 3 जा तो 2 3 6y, फिर यहां 8 से 3 मल्टीप्लाई होकर 24, तो 4x प्लस 6y इक्वल्स 24। और ये हो गया हमारा लाइन नंबर 1। अब हमारे पास लाइन नंबर 2 क्या था, लाइन नंबर 2 तो हमारे पास ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। यहां पर भी हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो 4 का डिवीजन हो गया है 2 से, तभी जाके 2 आया होगा। 6 का भी डिवीजन हो गया है 2 से, 3 आया होगा, और 24 का भी डिवीजन हो गया है 2 से, तो हमें 12 मिला है। तो हमें दिख रहा है यहां साफ साफ हमें रेशियोज क्या मिलेंगे, a1/a2 के रेशियोज कैसे मिलेंगे हमें, 4/2, फिर b1/b2 के रेशियोज कैसे मिलेंगे हमें, 6/3, और c1/c2 के रेशियोज कैसे मिलेंगे हमें, 24/12 की तरह। सबको काटने पर हमें कितना मिल रहा है, 2। यहां पर भी हमें 2 मिल रहा है, यहां पर भी हमें 2 मिल रहा है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये हमारे पास क्या हो गए, यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस बन गए, मतलब तीनों रेशियोज बराबर है। और कोइंसिडेंट किस टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका कोई एक तो एक एटलीस्ट सॉल्यूशंस मिलेगा। हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, उनके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो सॉल्यूशंस होगा। तो इस वे में हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को बता सकते हैं। सो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस हियर। 5 क्वेश्चंस में हम लोग बता चुके हैं कौन कंसिस्टेंट और कौन इनकंसिस्टेंट है। लास्ट वाले सॉल्यूशन में हमें क्या पता चला था कि ये वाला भी एक कंसिस्टेंट पार्ट है। सो 1 3 4 and 5 are consistent with us. The second equation is the non-consistent one. हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में ये वाला चीज फेवरेबल नहीं बैठ रहा है, बाकी हमारे पास क्या आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आते जा रहे हैं। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को डील कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखते हैं कि और कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चंस। नाउ अब हमारे पास आ गया एक वर्ड प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, थोड़े से मेंसुरेशन वाले पार्ट को, थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट को ये लोग मिक्स करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें क्या जानना चाहिए, पेरीमीटर के बारे में, कुछ एरिया के बारे में, कुछ डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे स्पीड टाइम प्रॉब्लम्स, वो सब हम लोग डील करेंगे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में आगे और भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन डील हो सकते हैं। सो अभी के लिए हमारे पास ये पहला वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो अब एक काम करते हैं, जैसे हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन यहां बनेगा, सपोज करो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहां क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पेरीमीटर का क्या ले लेना, हाफ ले लेना है, ले लेंगे। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये वाले लाइन पे ध्यान देना, ये जो लिख रहा है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यही हमारे लिए क्या होगा, की पॉइंट। इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर लेंथ
हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ विड्थ से 4 बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, विड्थ को ही x मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये लेंथ, इसी को लेंथ बोलते हैं हम लोग, सबसे बड़ी वाली साइड को, और इसको मान लेते हैं x। तो हमें यह पता चल चुका है, एक इक्वेशन तो हमारे पास क्या बनेगी कि लेंथ जो है, ये जो लेंथ वाला पार्ट है वो क्या होगा, विड्थ में 4 ज्यादा है, तो विड्थ में 4 ज्यादा है मतलब विड्थ में 4 ऐड कर दो। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। ये सिंपल बहुत इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ्रेम करेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब कि इसका पेरीमीटर क्या आता था, याद करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या मिलता था फॉर्मूला, 2 × L + B। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, और अगर किसी को याद नहीं भी हो तो सिंपल है, L 2 बार ऐड होते हैं और B भी 2 बार ऐड करते हैं, तो 2 × L + B आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसका क्या लेने बोल रहा है, हाफ, तो इसको बिना 2 को यहां अंदर मल्टीप्लाई किए हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका हाफ ले लेते हैं। सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें कितना मिलेगा देखना, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोग कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो ये हाफ द पेरीमीटर का वैल्यू है 36, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 36 है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36 कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें पता है कि ये इतना होता है, तो हम इसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, हम यहां से दूसरा इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट पेज। हमारे पास क्या है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास क्या आएगा, 2 × L + B आ जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास 36 के बराबर होगा। हम लोग ये देख चुके हैं। अब यहां क्या हुआ, अच्छे से बात, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम लोग का मल्टीप्लीकेशन बच गया। अब लेंथ और ब्रेथ हमने क्या माना था, हमने जो लेंथ और ब्रेथ माने हैं वो तो यहां पर y है और x है, तो इसका मतलब हम लोग लेंथ के जगह क्या पुट कर सकते हैं, लेंथ के जगह y पुट कर सकते हैं, ब्रेथ के जगह क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, प्लस लेके इक्वल टू यहां 36 डाल सकते हैं। 1 से कट चुका है तो 1 से कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आए हैं वो देखो किस प्रकार है, एक y = x + 4 है, एक हमारे पास क्या है, y x + 4 के बराबर है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि y + x 36 है, y + x 36 है। तो ये तो बिना सब्स्टिट्यूशन होने पर भी, बिना हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़े भी ये बात तो बहुत क्लियर कर सकते हैं कि आराम से हमें दिख रहा है क्या, अगर y इसके बराबर है तो सर इसको यहां पुट कर दीजिए, तो होगा क्या, जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो भी तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, 2 वेरिएबल्स खेल रहे हैं अपने में, बट अब हम लोग क्या करेंगे, ये y की जो गिवन वैल्यू है ना उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उससे क्या होगा, ये जो पूरा इक्वेशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में। यही काम होता है सब्स्टिट्यूशन का। सो y का वैल्यू यहां पर क्या स्प्लिट कर लो, x + 4, और ऑलरेडी कौन मौजूद है, ऑलरेडी हमारे पास x मौजूद है एक, सो अब यहां पर आ जाएगा 36। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर x और x कितना बना देगा हमारे पास, 2x, और ये 4 उधर जाते ही शिफ्ट होते ही क्या बन जाएगा, 36 - 4 विच इज 32। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, तो 2x के इक्वल टू आ गया किसके, 32 के, तो x का वैल्यू आ जाएगा 32/2 जो कि कितना होता है, 16 होता है। हमारे पास x का एक वैल्यू आ गया। अब हम लोग इससे y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बना था या जो हमारे पास इक्वेशन बना था यहां पर कि y क्या होगा, x + 4 होगा, उसको हम लोग यूज करते हैं। y का वैल्यू क्या होगा, x + 4 के बराबर। x का वैल्यू हमें कितना मिला है, पूरे सॉल्व करने पर हमें कितना मिला है, 16 मिला है। तो ये 16 को उठा के कहां प्लग कर दोगे, यहां पर, तो y का वैल्यू आ जाएगा 16 + 4 आ जाएगा। तो 16 + 4 हमें कितना मिलता है, 20। ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब y का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 16 है। y क्या था हमारे लिए, y हमारे लिए लेंथ का रोल प्ले कर रहा था और x हमारे लिए विड्थ का रोल प्ले कर रहा था। तो y होगा, ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। ये हो गए हमारे फाइनल आंसर्स। तो ये हुए हमारे आंसर वाले पार्ट, इनको हम लोग रख लेते हैं अपने पास। सो दिस इज आवर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड आवर प्रॉब्लम। और अगर किसी को क्रॉस चेक करना है अपना प्रॉब्लम को, तो ये भी देख सकता है कि सर ब्रेथ में 4 ज्यादा है लेंथ, क्योंकि 16 में कितना ज्यादा होता है, 20,
4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा से हम लोग पता भी कर सकते हैं। और इन दोनों का अगर पेरीमीटर निकालोगे तो हमें दिख रहा है कि 20 + 16 करने से हमारे पास कितना मिल रहा है 36। 36 क्या है, पेरीमीटर का आधा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया, लेकिन अगर डबल करके ऐड करते हैं मतलब चारों साइड को कवर कर लेते तो हमें मिल जाता वैल्यू 72। तो इस वे में हम लोग अपने क्वेश्चंस को वो जो दिए हुए कंडीशंस है ना उस पे डाल के भी वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास किस प्रकार के मिलते हैं। सो वी आर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एज given the linear equations this and this, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम एक इक्वेशन लिख के दिखाओ। हमने तो बहुत सारी इक्वेशंस लिखा के आपको दे दिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करा दिया, तुम ऐसी एक इक्वेशन लिख के दिखाओ जो इस दिए हुए लाइन से क्या हो, एक बार इंटरसेक्टिंग हो, एक बार कोइंसिडेंट हो और एक बार पैरेलल हो। इस तरह का ये नेचर बोल रहा है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या हम इक्वेशंस लिख सकते हैं? क्या हम मास्टर बन सकते हैं इक्वेशंस लिखने में? क्या टीचर जिस तरह से हमें इक्वेशन दे सकता था, क्या हम उस तरह के इक्वेशंस अपने से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका 2x + 3y = 3x, 2x + 3y - 8 = 0 है ना, उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, a1 b1 c1 को रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां a1 हमारे पास आ जाएगा 2, b1 हमारे पास आ जाएगा 3 और c1 हमारे पास आ जाएगा -8 का। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले कंडीशन पे। पहला कंडीशन हमें क्या दिख रहा है? पहला कंडीशन कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस दो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के कंडीशंस हमारे पास क्या होते हैं? जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मैं कहूं आपसे तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओ अच्छा, इसका मतलब a1/a2 यहां पर b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना तो वो c1/c2 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन आप लोग के मन में आ जाना चाहिए, इंटरसेक्टिंग वर्ड सुनते ही आ जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ वी हैव इंटरसेक्टिंग के बाद अगर हम इसको फ्रेम करें, मतलब a2 b2 c2 तो हम लोग को पता नहीं है, दूसरा इक्वेशन तो हम लोग को सच में नहीं पता है ना। बट अब एक काम करते हैं, हम कुछ अपने से नंबर्स लेते हैं। जैसे एक काम करते हैं, a2 का वैल्यू कुछ ले लेते हैं। a2 का वैल्यू अगर मैं मान लूं, अपने से एक नंबर मान लूं, तो कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे मान लो सबसे सिंपल नंबर हमें कौन सा दिखता है, 1 2 या 3। एक काम करो, a2 का वैल्यू 2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a2 का वैल्यू 2 मान लिया, तो अब चेक करो a1/a2 का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2। a1 यहां से क्लिक किया, a2 जो हमने किया था ना वो लेट किया था, अज्यूम किया है, ये चीज अजम्पशन है हमारा। तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया a1/a2 का 1। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि b1/b2 क्या होना चाहिए, b1/b2 क्या 1 हो सकता है? क्या ये b1/b2 a1/a2 के इक्वल हो सकता है? जी नहीं, हमारे पास क्या पता है, b1/b2 a1/a2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब b1/b2 अगर 1 के इक्वल मान लो हो भी गया तो हम लोग गलत बोल देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉट इक्वल होना चाहिए। अब देखो b1 हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये 3/b2 नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया। तो b2 का वैल्यू तुम क्या नहीं ले सकते हो, ये 1 को नीचे ले आओ तो तुम b2 का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हो। b2 का वैल्यू 3 लेना पाप हो जाएगा। क्यों पाप हो जाएगा? क्योंकि b2 यहां 3 रखने पे दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा। तो क्या b2 को कोई और नंबर ले सकते हैं? हाँ, 4 ले लो, सिंपल। यहां पर 3 की जगह नहीं ले सकते तो क्या ले लोगे, 4 ले लो। तो 4 लेने पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो b2 का वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया क्या है, 4 है। हमने ये बात भी क्या किया, लेट किया है, हमने अज्यूम किया है कि b2 का वैल्यू 4 है। अब हम जानते हैं, जैसे ही हमने ये चीज प्लॉट कर लिया है, b2 का वैल्यू 4 है, अब हम एक काम करते हैं, c1/c2 पे आते हैं। तो c1/c2 वो भी क्या होना चाहिए, वो हमारे पास ना तो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, ना तो वो a1/a2 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर c1 में यहां पर -8 ले लूं और c2 को यहां पर कुछ भी लेना है, तो मैं एक काम करता हूं, लेट c2 इज इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर लो, ऐसा एक नंबर लो जो कि यहां 1 ना बनाए। मतलब यहां -8 नहीं ले सकते हैं, -8 लेना पाप हो जाएगा ना, क्योंकि -8 लेने पे तो ये 1 बन जाएगा। और इस रेशियो के बराबर भी नहीं करना है, मतलब ये रेशियो में भी तुमको क्या करना है, यहां देखो यहां कितना आ रहा है b1/b2 का रेशियो, b1/b2 हमारे पास कितना मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। तो ये 3/4 भी नहीं होना चाहिए, और हमें तो साफ दिख रहा है यहाँ 3 का 3 8 कैसे आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी एक नंबर ले लो बस -8 के अलावा। तो -8 के अलावा अगर कोई भी एक रैंडम नंबर तुम लोग सोचोगे तो आंसर तुम्हारा ये सा भी आ सकता है कि सर यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया। लेट c2 इक्वल टू 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो c2 को हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब बात आता है कि सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन का तो हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े ही हैं
इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर ये पहला लाइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंड लाइन लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जो हमने अज्यूम किया है a2 के वैल्यूज, हमारे पास जो b2 के वैल्यूज और हमारे पास जो c2 के वैल्यूज आए हैं उनको सब यहां रख लेते हैं। तो a2 का वैल्यू हमारे पास 2 आया है, b2 का वैल्यू हमारे पास 4 आया है और c2 का वैल्यू हमारे पास 5 आया है। तो 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, उस गिवन इक्वेशन से एक मिलता हुआ एक्सप्रेशन है, बट किस टाइप का नेचर देगा, ये पैरेलल लाइंस, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा हमें। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने ग्राफ दिखाया था उस ग्राफ में इसको प्लॉट करके देखना, पक्का है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनेंगे, आज नहीं तो कल इनका मिलना जरूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं आवर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस लेना है। तो नेक्स्ट केस को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे प्लॉट करते हैं। अब ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, पैरेलल लाइन सिंपल है, हम लोग को a1/a2 b1/b2 के इक्वल करना है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, पैरेलल की कंडीशन जो गिवन होती है वो होती है a1/a2 हमारे पास b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, बट वो c1/c2 नहीं होना चाहिए इक्वल, ये होती है कंडीशन। तो एक काम करते हैं हम लोग a1 a2 a1 b1 ये सब देख लेते हैं। a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 3 है, a1 2 है, b1 हमारे पास 3 है, c1 हमारे पास -8 था, c1 हमारे पास -8 था ना, देखो c1 हमारे पास -8 था। अब हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। जैसे a2 का वैल्यू अगर मैं मान के चलूं, लेट हम लोगों ने पिछले बार a2 को क्या लिया था, 2 लिया था ना, इस बार भी a2 को 2 ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब क्या करना है तुम्हें, a1/a2 b1/b2 के बराबर लेना है। अब तुम क्या करो, वैल्यूज डाल दो, a2 की जगह क्या डाल दोगे नीचे 2, a1 की जगह क्या डाल दोगे 2, तो वो होना चाहिए b1/b2 के बराबर। अब b1 हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 और यहां पर भी b2 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो साफ साफ दिख रहा है ना, अगर 2/2 कट के 1 बनाना है और इसे भी 1 बनाना ही है, तो अगर 1 बनाना ही है तो b2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है ना 1 बनना। तो b2 इज इक्वल्स टू 3। आप लोग लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये b2 उधर चला जाएगा, ये 3 1 3 बन जाएगा। तो इस वे में हम लोग जान चुके हैं कि b2 का वैल्यू भी अगर a2 2 है तो b2 भी 3 है। और अब बात आती है c2 की, तो c2 को तो इक्वल नहीं करना है ना, c2 को इन दोनों से इक्वल थोड़े करना है। जैसे इनका रेशियो 1 आ गया, b1/b2 का रेशियो 1 आ गया, c1/c2 को एक रेशियो 1 नहीं बनाना है, तो कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लो ना यार, यहां -8 के अलावा कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लो, मान लो -5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वेशन, a1 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। a2x हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर, a2x मतलब 2x, b2y मतलब 3y और प्लस c2 मतलब -5 इक्वल्स टू 0। हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन गया। सो दिस इज द सेकंड आंसर हमारे पास, ये जो आया है हमारा सेकंड आंसर है, दिस इज आवर सेकंड आंसर। और हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या था, इंटरसेक्टिंग वाला, ये वाला था हमारे पास फर्स्ट आंसर। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिनोट कर रहा है, और ये हमारे पास पैरेलल लाइंस को डिनोट कर रहा है। अब एक क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइंस बना दो, तो तीनों को बराबर कर दो। अब लेकिन तीनों बराबर करने में ना 2 2 नहीं लेते हैं, 3 3 नहीं लेते हैं, वरना जनता बोर हो जाएगी, बोलेगी सर आप 2 और 3 के साथ सिर्फ लकी नंबर के साथ खेल रहे हो। तो लकी नंबर के साथ अगर नहीं खेलना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोइंसिडेंट लाइंस में बना लेते हैं विद अ डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स। एक कोई डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं, उससे हम लोग ट्राई करते हैं इसको बनाने का। सो अब हम लोग पास a1 2 है, b2 3 है, a1 2 है, b1 हमारे पास 3 है और c1 हमारे पास -8 है। तो अगर हमें a2 को लेना है, अगर इन दोनों का रेशियो मान लो मैं लेता हूं 4, a1 a2 का वैल्यू 4 ले लिया, तो a1/a2 कितना बन जाएगा हमारे पास, 2/4 बन जाएगा। और 2/4 कितना होता है, 1/2 होता है, हमारे पास ये 1/2 के अंदर बैठ जाएगा। तो अगर मैं b1/b2 भी लूं तो वो भी तो सर 1/2 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और वो c1/c2 के बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये रेशियो अगर 1/2 है तो ये रेशियो भी 1/2 होना चाहिए। अब देखो b1 हमें पता है कितना है, b2 हमें नहीं पता है, और यहां 1/2 है। सिंपल, अगर यहां 1/2 आ रहा है तो 3 के नीचे क्या आना चाहिए ताकि यहां 1/2 आ जाए, 3 का डबल आ जाना चाहिए। 3 का डबल लाओगे तभी ना हमें पास 1/2 बनेगा। तो यहां पर 3 का डबल ला दो, b2 का वैल्यू हमें मिल गया
6। बड़ा सिंपल सा सवाल है। B2 का वैल्यू हमें मिल गया 6, ये हो गया हमारा फिक्स। अब आ जाओ तुम C1 C2 पे, तो C1 बाई C2 हमारे पास किस टाइप का बनेगा? C1 C2 हमारे पास क्या है? -8 है, और C2 हमारे पास क्या बनना चाहिए ताकि ये 1/2 के बराबर आ जाए। मतलब यहां पर भी क्या करना, हमें 1/2 को रखना ही रखना है। जो तीनों रेशियोज है ना, वो तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो अब हमें यहां क्या डालना चाहिए? देखो, एक तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए माइनस तो डालना ही पड़ेगा, माइनस को अपने आप में सिर्फ माइनस काट सकता है, और 8 का डबल डाल दो ताकि क्या बन जाए? -1/2 बन जाए या 1/2 बन जाए। 16, यहां पर वो नंबर आएगा 16। तो C2 का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया? -16 बन गया। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? हमारा जो दूसरा इक्वेशन होगा उसे हम सपोज करो इस कलर से लिख लेते हैं या पिंक से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? A2x मतलब 4x प्लस B2y मतलब 6y प्लस C2 मतलब -16 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड इक्वेशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन टू गो। तो ये हमारा हुआ। इस तरह के लाइंस को क्या बोलेंगे कि ये बनेगा बिल्कुल और बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। तो हमारे पास इस तरह के इक्वेशंस क्या होंगे? हमारे जो भी दो गिवन लाइंस है, ये देखो जो गिवन लाइन था ना, उससे पक्का मैच करके देख सकते हो। सारे जो हमने लाइंस लिखे हैं उन दोनों का फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके देखो, पक्का है कि वो एकदम कंडीशन में बैठेंगे। मतलब बिल्कुल इंटरसेक्टिंग है तो वो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग बैठेंगे, कोइंसिडेंट है तो वो कोइंसिडेंट बैठेंगे, पैरेलल है तो वो पैरेलल बैठेंगे। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? देखो, नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव एज वी हैव द लास्ट क्वेश्चन टू गो। आज का सेशन का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग फिर से अपने ग्राफ के नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं फिर से एक ग्राफ, बट उस ग्राफ को अब हम लोग डील करेंगे विद अ फ्री हैंड। और हम लोग देखेंगे कि फ्री हैंडेड ग्राफ में ये एक लाइन क्या पूछा है हमसे? ये पूछ रहा है कि ड्रॉ दी ग्राफ। हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशन के ग्राफ बनाने हैं, मतलब ये दो गिवन इक्वेशन है हमारे पास। और क्या बोला है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। जो ट्राइंगल बनेगा ना, अब वो ट्राइंगल कहां होगा? वो ट्राइंगल बोला है लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का ट्राइंगल है। तो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का ट्राइंगल को हम लोग पहले बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में हम लोग इसके बारे में डील करेंगे। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। एकदम फटाफट अपने कॉपी पेन उठाइए और ग्राफ बनाना शुरू कर दीजिए सभी लोग। तो ग्राफ बनाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। ये 12 को उधर भेज दो, बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये 1 को भी चलो उधर ही भेज दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 आ जाएगा। और यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास जो सिचुएशन है, एक काम करते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं और हम लोग फटाफट एकदम पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। एक बार y को 0 कर दो। तो अगर ये चीज छुपा दी है, मतलब y को तुम क्या करो? हाइड कर दो। तो y को हाइड करने पे क्या दिख रहा है हमें? x का वैल्यू -1। तो अगर ये चीज 0 हो गया तो हमें तो क्लियरली मिल गया ना, x का वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। और एक बार क्या करो, एक बार और एक पॉइंट और लेने के लिए एक बार x को 0 कर लो। एक बार x को 0 लेने पे यहां पर अगर 0 ले लिया तो ये छुपा दो। तो ये छुपाने पे हमें क्या दिख रहा है? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होते ही y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x 0 करने पे 0 माइनस वाई इक्वल टू -1 आएगा। माइनस वाई इक्वल टू -1, 1 से माइनस कट गया, y का वैल्यू 1। तो हमारे पास कौन कौन से दो पॉइंट्स बने हैं? अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को बनाना चाहें तो हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो किस प्रकार हैं? इस तरह से देखना। हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हैं, एक x है और एक y है। अगर x पे हम यहां पर -1 लेते हैं तो y पे हमें कितना मिलेगा? -1, वहां 0 मिल रहा है। और अगर हम x पे 0 ले लेते हैं तो y पे हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ। अब हम इस पे चलते हैं, तो इस पे हम लोग इंक चेंज कर लेते हैं। अगेन वी हैव इस टाइप का इक्वेशन। अब यहां पर भी बहुत आसान है सर, 3 2 दोनों ही 12 को काट रहे हैं। 3 का भी 4 बार में आता है और 2 के में भी 6 बार में आता है। तो एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, खेल खत्म। यहां पर एक बार हम लोग x को 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो, पुट x इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या करो? इसको 0 कर दो। तो 3 टाइम्स 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। हमारे पास क्या आ गया? 2y इज इक्वल्स टू 12, मतलब y का वैल्यू आ गया 6।
अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार y को 0 कर लेते हैं, तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो y को अगर यहां 0 रख दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 12। तो ये भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लीकेशन होना मतलब खेल खत्म। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू 12 आ गया। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से सिंपल 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसका भी एक कॉलम बनाएं तो हमारे पास इसके कॉलम में क्या दिखेगा हमारे, नाउ वी हैव द पॉइंट्स एज, यहां पर x है, यहां पर y है। अगर हम x पे 0 ले लेते हैं तो y पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और अगर हम x पे 4 ले लेते हैं तो y पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गए हमारे पॉइंट्स, मतलब एक एक करके हमने पॉइंट ले लिया है। याद रखना ये अलग एक कॉलम है ना, ये एक अलग कॉलम बन जाता है आप लोगों के पास, ये एक अलग कॉलम बन जाता है। कुछ कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर x जब 0 लेते हैं ना तो y नीचे वाला ले लेते हैं, और y जब 0 लेते हैं तो x ऊपर वाला ले लेते हैं। तो उसके लिए आप अपने केसेस को एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करिएगा, जिस तरह से मैंने किया है। इस तो यहां तक किया, फिर पुट लिखा, फिर इसको यहां तक किया, फिर पुट लिखा, उसी टाइप से आप लोग भी अपने कॉपीज में अरेंज करके लिखिएगा। सो नाउ वी हैव द फ्री हैंडेड ग्राफ। अब इसका एक बार फ्री हैंडेड ग्राफ बना के देखते हैं। सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है -1,0। तो -1,0 हमारे पास यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, -1,0 ये हमारे पास पहला पॉइंट है। देखो x, y लिखना ना, x, y, फिर यहां 0,1, फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,1। ये दोनों किस लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 को, x माइनस वाई प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है 3x प्लस 2y माइनस 12 और उस पर 0,6 है। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 और उस पर जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 0,6 है और 4,0 है, 4,0 है। चेक करो, ये 4,0 है ना जी, बिल्कुल। अब हम लोग करते हैं, इस दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। तो एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि वो दोनों का प्लॉटिंग कैसे आएगा। देखना, जैसे इनको हम लोग अगर प्लॉट करना है, सिंपल, हम लोग को -1 मैक्सिमम x में नेगेटिव -1 जा रहा है और y में जो मैक्सिमम हाइट है वो 6 की ओर जा रही है। तो हम लोग जो है अपने ग्राफ को उसी तरह से फिक्स करते हैं। हम लोग y में बड़ा एक्सिस ले लेते हैं और x में भी थोड़े दूर तक नेगेटिव जाते हैं। बस इतना में हो सकता है कि हमारा काम शायद बन जाए। एक बार बना के देखते हैं। यहां -1 होगा, यहां पर कहीं 6 होगा x में। अब यहां कौन से और पॉइंट्स है, यहां पर 0 है हमारे पास, फिर y में 1 भी है तो y में 1 भी लो बना लिया, फिर x में 0 ऑलरेडी यहां मौजूद है। देखो x में 4 भी है तो एक काम करो, यहां 4 भी बना लो। सारे पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। अब हमें क्या खेलना है, द गेम ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। यहां पर हम जितने डॉट्स को अपने कनेक्ट करेंगे, जितने सारे डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे, उस तरह से हमें लाइंस मिलते जाएंगे। सो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। हमारे पास है -1,0, यही वो पॉइंट है -1,0, और फिर जो दूसरा है हमारे पास वो है 0,1। तो 0,1 वो यहां होता है, ये हमारे पास आ गए। तो इन दोनों से जो लाइन गुजरेगा, ये लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लाइन होगा वो होगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का लाइन। और अब हम लोग बना लेते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट्स क्या है, देखो x पे, यहां पर x पे 0 है, x पे 0 यहीं पर होता है, y पे 6 है, x पे 0 y पे 6, तो यहां पर हो गया x पे 0 थे, y पे 6 चले गए, और x पे 4 चलना है, x पे 4 चले गए और y पे यहीं रहना, y पे 0 पे ही रहना। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। तो इन दोनों को अगर हम लोग कनेक्ट करें, मान लो हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस तरह का कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इट। अब हम लोग इन दोनों ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ किसका है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12। ये दोनों लाइंस को हम लोग शुरू में ही पढ़ते थे क्या, L1 और L2। ये है हमारे पास लाइन, ये है हमारे पास लाइन 2। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन वापस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो अगर इस वर्टिसेस को मैं यहां नाम A B C दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर हम इसको नाम A B और C दे दें इस ग्राफ में, तो हमारे पास वर्टिसेस क्या क्या होते हैं। यहां पर ट्राइंगल जो बन रहा है वो भी एक बार देख लो, ट्राइंगल के बारे में क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल बोला है कि फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो दो लाइंस है उनसे और एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा है, ये वाला एक्सिस हमारे पास बन रहा है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये लाइन देखो, ये लाइन, लाइन 2, लाइन 1 और ये एक्स एक्सिस, इनके बीच का जो ट्राइंगल है, मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की हमारे से
बात कही गई है। ये जो ट्राइंगल है इसके बारे में हमें चर्चा करना है। सो दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ इस जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस को पूछा जा रहा है, उसके पॉइंट्स को पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये वर्टेक्स है नंबर 1 वर्टेक्स, इसको ए मान लेते हैं। ये है हमारे पास नंबर 2 वर्टेक्स, इसको बी मान लेते हैं। और ये हमारे पास है नंबर सी वर्टेक्स, इसको सी मान लेते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें बातें क्लियर है कि यहां पर जो दोनों लाइंस बन रहे हैं और जो ट्राइंगल बन रहा है उसके 2 वर्टेक्स तो हमें सर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़ के आए थे क्लास 9 में। और अगर नहीं भी पढ़े हो तो हम लोगों ने अभी तो डिस्कस किया था बनाते टाइम कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिख दिया और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिख दिया। वाई में तो कुछ चले ही नहीं है हम लोग। फिर इसके कोऑर्डिनेट को लिखना है तो क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 4,0। ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हमें क्लियरली मिल चुके हैं। अब आता है तुम्हारा सवाल कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसको हमें प्लॉट में या पिक्चर में लाना है। अब इस सिचुएशन में ए हमारा छुपा हुआ है। ए ये नहीं कोई बोल सकता कि सर यहां पर 2 होगा यहां पर 3 होगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, ऐसे तुक्केबाजी नहीं कर सकते हो। तो तुक्केबाजी नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर सब्स्टिट्यूशन में लेंगे। बट अब हम लोग इसका एक ओरल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको बिना, ये भी सब्स्टिट्यूशन का एक ओरल डिस्कशन मैं आप लोग को दे देता हूं। अभी सपोज करो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1। हमारे पास जो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12। अब इन दोनों के बारे में हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करते टाइम हम लोग क्या ध्यान क्या रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कोई भी 2 गिवन इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। मतलब किसी एक की पहचान दूसरी की पहचान बताओ। जैसे हम लोग नहीं कहते अपने में तुम मेरे भाई के भाई हो या तुम मेरे चाचा के लड़के हो, तो उसी तरह एक्स वाई में कितना आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल क्या करो, इस इक्वेशन को पकड़ के आप क्या करो, आप लोग ये y को भी उधर शिफ्ट कर दो और ये 1 को भी उधर शिफ्ट कर दो। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y को उधर शिफ्ट करते ही y आ जाएगा और ये 1 को उधर शिफ्ट करते ही -1 आ जाए। तो x का जो ये वैल्यू आया है y -1, ये कौन से इक्वेशन से आया है, लाइन 1 से। ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था। तो ये लाइन 1 से हमने क्या किया, x की एक पहचान बता दी है, x की एक पहचान बताई है y में, और फिर अब उसको कहां डाल देंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे डालते ही क्या आ जाएगा, देखना। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हम यहां पर क्या करेंगे, x की जगह डाल देंगे y -1। तो 3x की जगह यहां डाल दो y -1 और यहां डाल दो प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ध्यान देखो, x के जगह y -1 डाल दिया, ये पूरा चीज उठ के यहां आ गया है। तो अब इसको यहां अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3y - 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फिर 3 2 5y माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये -15 को उधर ट्रांसपोज कर लो 15, और इधर हमारे पास बच जाएगा 5y। 5 से 3 बार में कैंसल, y का वैल्यू आ गया 3। सो हमें y की एक तो वैल्यू मिल गई, y की तो एक पहचान जो दी हुई थी वो तो डिस्क्लोज हो गई कि y का वैल्यू एक्चुअली कितना है, y का वैल्यू एक्चुअली 3 है। अब जो ये y का वैल्यू उसको कहां हम लोग पटकेंगे तो x आएगा। या तो तुम इस गिवन वैल्यू को इक्वेशन में रख सकते हो, या तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन माना है उसमें रख सकते हो। तो इसको क्या करो, ये वैल्यू को यहां पटक दो वापस। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, y के जगह 3 रख दो, तो y के जगह 3 रखते ही x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें मिल गया हमारा पॉइंट। हमें जो x और y चाहिए था, उन दोनों पॉइंट का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 2,3 होगा। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट किए हैं, ये जो दोनों लाइंस होते हैं, उन दोनों लाइंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दोज टू लाइंस। वो जो पॉइंट है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है उन दोनों लाइन का। और उन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट जो उस पे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और उस पे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, 2,3 होगा। तो हम लोग अगर इस पॉइंट को प्लॉट करें तो ये क्या आएगा, 2,3 आएगा। तो हमें कहा गया था कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो ये लो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास,
ए कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो कितना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो कितना है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास बन रहा है -1,0। और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना बन रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट जो सी है वो हमारे पास बन रहा है 4,0 टाइप का। तो ये हो गए हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल। हमारे जो 3 कोऑर्डिनेट्स है वो यही है। तो ये हुआ रहा हमारा आज का आंसर समाप्त। सो इन दिस वे वी हैव डन सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस टुडे। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन से आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हमें नई नई पता चलते हैं कि ट्राइंगल भी तो बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो वो ट्राइंगल्स भी बनाएगा, ट्राइंगल्स बनता है तो वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। तो इस वे में आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लिए उसको आप लोग रिगरस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने साइड बुक्स को रेफर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और जो भी हमारे यहां पर दिया हुआ चीज है उस सेशन का नोट्स आप लोग को तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन टू गो। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन से बने रहने के लिए और एलिमिनेशन में मास्टर होने के लिए हम लोग कुछ हैक्स भी यूज करेंगे। अब हम लोग जो काम करेंगे ना, इतने मेहनत वाले नहीं करेंगे। बहुत मेहनत कर लिया सर, ग्राफ बनाने में बहुत सारी चीजों कर लिया, अब हम लोग मेहनत को कम कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। सो लेट्स वेलकम टू दिस सेशन नंबर 4। हम लोग अपने मिलते हैं सेशन नंबर 4 में। बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा एकेडमिक ओरिजिन को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो रहा होगा तो। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।